So hello everyone, welcome to Physics Academy. This is शिवानी here. आप सब जुड़ जाइए अभी हम अब शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट को। तो जो लोगों को नहीं पता मैं ये आप सब लोगों को बोल दूं कि ऑलरेडी फिजिक्स एकेडमी में 2023 आईआईटी एग्जाम केमिस्ट्री के लिए उसके साथ साथ फिजिक्स के लिए भी क्लासेस चल रहा है, वो भी फ्री में। ठीक है, जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं हमसे, वो लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड ऑलरेडी हमने सक्सेसफुली केमिस्ट्री का 40% सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं। आप लोगों का अभी मैंने आप लोगों के लिए सॉलिड स्टेट लेके आ गई हूँ। उसके साथ साथ आप लोगों का बॉन्डिंग भी अभी अभी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ जो जो लोगों को नहीं पता उनके लिए मैंने आपको बोल दिया है। तो प्लीज़ आके जुड़ जाइएगा टाइम पे क्लासेस में। ठीक है, एंड जो जो चैप्टर्स सब खत्म हो चुके हैं उन सब का प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, अगर आप सर्च करेंगे प्लेलिस्ट सबको। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं फिर। ओके, सो आप सबको पता होगा कि मैंने आपको लिए कल सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन क्लास रखा था। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों के लिए एक माइंड मैप दिया था, शॉर्टकट मैप, जिस उससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम क्या क्या चैप्टर्स, क्या क्या फील्ड सॉलिड स्टेट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने पिछले वाला लेक्चर को नहीं देखा, प्लीज़ लेक्चर देख के आ जाइएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था उसमें। ठीक है, मैंने इमेज भी डाउनलोड करके आप लोगों के लिए दिखाया था, ताकि आपको समझ में भी थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं, थोड़ा पीछे वाला रिवीजन करेंगे। हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या क्या होते हैं, एक्चुअली सॉलिड क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं। उसके साथ साथ हमने पढ़े थे सॉलिड स्टेट में कैसे होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, क्यों होता है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि क्रिस्टल सॉलिड का क्लासिफिकेशन कैसा होता है। ठीक है, हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा था, अमorphous सॉलिड पढ़ा था। फिर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमने पढ़ा था, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ा था। अमorphous सॉलिड का प्रॉपर्टीज पढ़ा था, उसका फिजिकल स्टेट कैसा होता है उसको भी हमने देखा था थोड़ा। ठीक है, तो मैंने उसमें प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट बट amorphous हैज नॉट। उसके साथ साथ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर, उनके बीच में जो अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं, जैसे कि, लेकिन आपका amorphous सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, okay, so and in crystalline solid, the arrangement repeat itself throughout the crystal, but in amorphous there is short order of arrangement of constituent particles। मतलब constituent particle short range order में constituted होते हैं। वो लॉ मतलब उनका फिजिकल स्टेट, उनका दिखने का तरीका, मतलब उनका शेप हर जगह सेम नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कैसे होता है अनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होता है, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होता है। आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी मतलब अम, जो भी साइड में हम कट करें, मतलब जो भी डायरेक्शन में हम जाएं, वहाँ आप लोगों के लिए क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्लास प्रेजेंट है। ठीक है, ग्लास का एक टुकड़ा प्रेजेंट है, या फिर मान लीजिए कि एक मेटल मान लीजिए प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए आप लोगों का क्या होता है कि मैक्सिमम मिनी मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम सॉलिड्स जो होते हैं वो आप लोगों के लिए, आप लोगों का क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो तो वैसे ही हमारा मेटल भी क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है। ठीक है, अगर हम मान लें कि एक मेटल का एक स्लाइस ले लें, मान लीजिए कि ये एक मेटल का स्लाइस है। ठीक है, ओके, सो ये आप लोगों का एक मेटल का स्लाइस है मान लीजिए। ठीक है, मेटल का स्लाइस में अगर हम इस साइड कट करेंगे, मतलब ये मान लीजिए कि एक्स डायरेक्शन है, ये मान लीजिए कि वाई डायरेक्शन है। ठीक है, अगर हम इसको
वर्टिकली कट करेंगे, इस साइड कट करेंगे, इस डायरेक्शन में कट करेंगे यहाँ से। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आपको इस साइड से कट लगानी है, इससे कट लगानी है। ठीक है, तो ये दो हिस्सों में बट जाएगा, ये एक स्लाइस हो जाएगा एंड दूसरा ये एक स्लाइस हो जाएगा। यहाँ से हमने कट कर दिया स्लाइड को। तो जैसे आप लोगों का यहाँ पे ये जो सॉलिड था, यहाँ पे मेटल के सारे सरफेसेस को, सरफेस का फिजिकल स्टेट सेम था, मतलब पॉलिश्ड पार्ट था। पॉलिश्ड मतलब ये एक सिमेट्रिकल सॉलिड था। यहाँ पे प्लेन थी सॉलिड, जो मेटल का जो सरफेस था वो प्लेन था, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं था सरफेसेस में। ठीक है, सरफेस बिल्कुल प्लेन था। तो अगर हम कट भी लगाएंगे, कट करने के बाद भी उसका सरफेस, मेटल का सरफेस जो होगा, ये जो सरफेस हुआ मेटल का, कट लगाने के बाद ये जो साइड प्रेजेंट हुआ यहाँ पे, कट लगाने के बाद ये जो साइड आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है, ये भी आप लोगों का प्लेन ही होगा। ठीक है, वैसे ही मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, या फिर मान लीजिए कि कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होता है, उसका शेप होता है, ये सारे चीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका जाता है फर्स्ट क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज, उसका शेप। ठीक है, तो अगर हम कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करें, हम इस मेटल स्लाइस में जिस भी डायरेक्शन में मतलब कंडक्टिंग मटेरियल को लगाएं, मतलब एक वायर, मतलब यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक वायर आपका कनेक्ट किया। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे कनेक्ट किया, तो हर डायरेक्शन में उसका कंडक्टिंग प्रॉपर्टी सेम ही रहेगा। आप अनाइसोट्रॉपी क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है जो हर एक डायरेक्शन में डिफरेंट टाइप्स का होता है, लेकिन एंड अनाइसोट्रॉपी क्या होता है, हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो मेटल का हर डायरेक्शन में कंडक्टिंग प्रॉपर्टी उसका सेम ही रहेगा। तो मेटल के लिए यहाँ पे कंडक्टिंग प्रॉपर्टी इज एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। वैसे ही अगर हम शेप की बात करें, मोलिकुलर सॉलिड को कट करने के बाद भी उसका सॉलिड का सरफेस क्या हुआ, कैसे हमारे पास दिखाई दिया, सॉलिड का सरफेस प्लेन ही रहा। तो ये भी आप लोगों का क्या, हर एक डायरेक्शन में जैसे भी आप कट लगाएंगे, जैसे भी आप कट लगा लें, आप इस साइड में कट लगाए, आप लोग ये साइड में कट लगाएं या फिर ये साइड में कट लगाएं, हर एक साइड में, हर एक डायरेक्शन में वो प्लेन, उसका प्लेन सरफेस ही आएगा। एंड हर एक डायरेक्शन में उसका क्या आएगा, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज हर एक डायरेक्शन में सेम ही रहेगा। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने की कोशिश करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मान लीजिए कि ये एक मीडियम है, ऊपर एयर मीडियम है, नीचे लिक्विड मीडियम है। ठीक है, आप लोगों का लाइट क्या कर रहा है, लाइट एयर मीडियम से लिक्विड मीडियम में पास कर रहा है, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, मैं आपको डिटेल डेफिनेशन नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझाने के लिए आप लोगों के लिए। देखिए, एक जब लाइट एक अम, जब लाइट आपका रेयर मीडियम से एक डेंस मीडियम में मूव करता है, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसी का रेशियो को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर मीडियम में यहाँ पे ये मान लीजिए उसका नॉर्मल था, यहाँ पे जितना आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, एंगल ऑफ कांटेक्ट हुआ था, यहाँ पे वो बदल गया, वो कम हो गया, तो उसी को रेशियो को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर हम वैसे ही बात करें ग्लास की, मान लीजिए कि हमने एक ग्लास ले लिया। ठीक है, हमने एक ग्लास लिया। ठीक है, ओके, सो ग्लास में अगर आप कट करेंगे, जिस भी डायरेक्शन में कट करें उसका शेप सेम ही रहेगा, उसका सरफेस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सरफेस प्लेन आएगा। उसके साथ साथ
अगर आप एक ग्लास के टुकड़े को ले लें और लाइट को पास करने की कोशिश करें, ठीक है, अगर आप एक ग्लास के टुकड़े को ले लें और पास करें, लाइट को पास करें, तो उसका हर एक डायरेक्शन में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही रहेगा। मतलब ग्लास में अगर हम लाइट को पास करेंगे तो उसका ऐसा तो नहीं होगा कि एक डायरेक्शन में वो ज्यादा आ गया, एक डायरेक्शन में कम आ गया। ग्लास तो ग्लास ही है, वो चाहे कोई भी डायरेक्शन में हो ना क्यों, ग्लास ग्लास ही होता है। तो जिस भी डायरेक्शन में, जिस भी सरफेस में, जिस भी साइड से हम लाइट को पास करेंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही आएगा। वो वैसा ही उसका एंगल, ग्लास में पास करने के बाद उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिस भी सरफेस में, जिस भी साइड से ले लें, वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड अनआइसोट्रोपिक होता है एंड कोवेलेंट सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक। ग्लास इज ए कोवेलेंट सॉलिड व्हिच इज आइसोट्रोपिक, ठीक है। वैसे हम अगर प्लास्टिक का बात करें, प्लास्टिक भी हर डायरेक्शन में सेम ही प्रॉपर्टी दिखाता है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि मान लीजिए कि आइस, आइस से क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। उसका अगर हम उसका स्ट्रक्चर को देखें, आइस का स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आइस में, आइस का डेंसिटी कम होता है वाटर से। क्यों डेंसिटी कम होता है? क्योंकि जब लिक्विड वाटर सॉलिडिफाई होता है तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। तो वो जब लेयर लेयर में अपने एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं, उनके बीच में फ्री स्पेस रह जाता है जहाँ पे एयर रह जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि वो उनका अंदर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर रेंज ऑर्डर तो होता है, उनके बीच में एक पर्टिकुलर रेंज ऑर्डर होता है, फिर भी उनके बीच में जो मतलब मान लीजिए कि एक स्लाइस लिए, वहाँ पे एक साइड में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और एक दूसरे साइड में एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अगर वैसे ही आप वुड की बात करें, ठीक है, वुड की बात करें, अगर वुड को अगर हम सॉरी गाइस, ठीक है, अगर हम वुड को कट करेंगे तो उसका भी हर एक स्लाइड में, हर एक डायरेक्शन में उसका प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा, ठीक है। कहीं पे भास्कुलर टिश्यू आ जाएगा, कहीं पे और कोई टिश्यू आ गया, ठीक है। तो वैसा ही होता है आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। होप कि आपको समझ में आया होगा। आइसोट्रोपिक दिखाता है हर एक डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। जैसे कि आप ग्लास ले लें, ग्लास का हर एक डायरेक्शन में जिस साइड से भी आप लाइट को पास करेंगे, वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो सेम ही आएगा। लेकिन वैसे ही मेटल के हर एक डायरेक्शन में जैसे भी आप कहीं से भी आप पास करें, कहीं से भी आप कनेक्ट करें कंडक्ट वायर को, वो उसका कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होता है वो सेम ही रहेगा, कोई भी डायरेक्शन में आप लगा लें, ठीक है। तो लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में उसका उल्टा होता है, हर एक डायरेक्शन में सेम नहीं आता, ठीक है। ओके, आज हम एक नया चीज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे आज? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। हमने एक प्रॉपर्टी देखा था उसका, वो अपना अरेंजमेंट, हमने पिछले वाले जो क्लासिफिकेशन देखा वो किसका बेसिस पर था? नेचर ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेजेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। जो हमने, देखिए, पहला हमने जो क्लासिफिकेशन किया वो बेस्ड था किसके ऊपर? बेस्ड अपन द अरेंजमेंट ऑफ constituent particles। वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर में है या फिर लॉन्ग रेंज ऑर्डर में है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या करेंगे? नंबर ऑफ सॉलिड्स क्या होता है? सेकेंड क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स, उनका ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सॉरी। सेकेंड क्लासिफिकेशन होगा क्या?
सेकेंड क्लासिफिकेशन होगा बेस्ड अपन second classification is based upon nature of intermolecular forces, nature of intermolecular forces between the constituent particles. ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा. ठीक है, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा प्रेजेंट हुआ बेस्ड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, बट सेकेंड क्लासिफिकेशन इज योर नेचर ऑन सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स. ठीक है, ओके. सो तो क्लासिफिकेशन चल रही करते हैं अभी. देखिए, क्लासिफिकेशन जो होता है वो मेनली फोर टाइप्स ऑफ सॉलिड देखा जाता है. अगर हम क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, देयर आर प्रेजेंट फोर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. फर्स्ट वन इज योर molecular solid. Second one is your metallic solid. Third one is ionic solid. And last one is your covalent solid. ठीक है, तो यहाँ से आपको एक रफ आइडिया मिल रहा होगा कि आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता होगा. कोवैलेंट सॉलिड में सम वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो कि वीक होगा, जो जिसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा. वैसे ही अगर हम मोलिकुलर सॉलिड में बात करें तो मोलिकुलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे एंड उनके बीच में वैसे कुछ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता होगा. एंड मेटेलिक सॉलिड में अगर हम बात करें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी नेसेसरीली मेटल्स. ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है. एक ब्रीफ डिस्कशन लेंगे अभी. मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, कैसे होता है, उनके बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनका प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो क्या होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसको यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है नेसेसरीली मॉलिक्यूल्स. ठीक है, द कंस्टिट्यूएंट particles are molecules. ओके, सो इनके बीच में एक सब डिवीजन होता है. फर्स्ट वन इज योर पोलर molecular solid. Second one is your non-polar molecular solid. Third one is hydrogen bonded molecular solid. यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड. ठीक है, तो ये आप लोगों का क्लासिफिकेशन होता है. डिटेल में चलते हैं. पोलर मोलिकुलर सॉलिड में क्या होता है, नॉन पोलर मोलिकुलर में क्या होता है, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है. एक्चुअली पोलर में क्या होता है कि दे फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, दे फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड. मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट साइड में चलते हैं अभी. देखिए, ये होता है आप लोगों का डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड. जैसे कि हो गया SO2, सॉरी SO2 तो एक टाइप हो गया आपका. यहाँ पे प्रेजेंट है ग्राफाइट, यहाँ पे प्रेजेंट है सिलिकॉन कार्बाइड SiO2. इंक चेंज कर लेते हैं थोड़ा, 1 सेकेंड गाइस. मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे दूंगी, उसके बाद में पढ़ाऊंगी आपको. ठीक है, तो अगर हम बात करें नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड की, पोलर लिख लीजिएगा आप. देखिए, चलिए चलते हैं, लिख लेते हैं, आपके साथ साथ ही लिख लेते हैं. ठीक है, अब पोलर मोलिकुलर सॉलिड क्या होता है, उसका एग्जाम्पल होगा ओके, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स. ठीक है, उनके बीच में बॉन्डिंग कैसा होता है, इंटरेक्शन होता है एक दूसरे. पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता होगा, उनके बीच में पार्शियल चार्ज डेवलप क्या होगा, तो उसी को हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. मैंने आपको जब गैसियस स्टेट पढ़ा रहा था उसमें आपको बताया था कि एक होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द presence of partial charge
A dipole involves in the dipole created in the molecules, in between the molecules a dipole created. Okay, तो डाइपोल क्रिएट होने के बाद उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, और वहाँ पे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक एग्जाम्पल आएगा। नहीं, पोलर की अगर हम बात करें, पोलर में आएगा आपका एग्जाम्पल SO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, हाइड्रोजन, HCl। ओके, यहाँ पे डाइपोल क्रिएट होता है एक। ओके, तो उसी के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। एंड फिजिकल नेचर क्या होता है, सॉफ्ट होता है। फिजिकल नेचर इज सॉफ्ट। फिजिकल नेचर होता है सॉफ्ट, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें, दीज आर इंसुलेटर्स। मोलिकुलर सॉलिड्स आर इंसुलेटर्स। यहाँ पे पोलराइजेशन हो भी रहा है तो भी इतना इफेक्टिव पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, इतना इफेक्टिव चार्ज आपका डेवलप नहीं कर रहा है कि वो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करे, ठीक है। दीज आर इंसुलेटर्स। मोलिकुलर सॉलिड्स आर इंसुलेटर्स। हो सकता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है, लेकिन हर एक मोलिकुलर सॉलिड, चाहे वो पोलर हो जाए, चाहे वो नॉन पोलर हो जाए, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाए, वो इंसुलेटर ही होगा। पोलर मोलिकुलर सॉलिड में मैं मान रहा हूँ कि पार्शियल चार्ज आपका डेवलप कर रहा है, लेकिन जो पार्शियल चार्ज डेवलप कर रहा है, फुल्ली इलेक्ट्रॉन तो मूव नहीं कर रहा है ना, सिर्फ आपका पार्शियल चार्ज डेवलप करें, जो कि बहुत नेग्लेजिबल होता है एज कंपेयर टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पार्शियल चार्ज मतलब पार्शियली इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टर, पार्शियली नेगेटिव कैरेक्टर, पार्शियली पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा एक पॉजिटिव न्यूक्लियस आपके सामने आके खड़ा हो गया, या फिर पूरा एक नेगेटिव चार्ज आपके आगे आ गया। ऐसा नहीं होता। पोलर मोलिकुलर सॉलिड में भी पार्शियल चार्ज कैरेक्टर डेवलप करता है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होता कंडक्टिविटी को शो करने के लिए। हो सकता है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंसुलेटर का प्रॉपर्टीज बदल जाए, वो सेमी कंडक्टर हो सकता है, मतलब कंडक्टिविटी विल, in case of insulators conductivity increases with increase in temperature, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोलर सॉलिड के बारे में, पोलर मोलिकुलर सॉलिड के बारे में। अगर हम बात करें नॉन पोलर सॉलिड के बारे में, ओके, सो पोलर मोलिकुलर सॉलिड क्या होता है, सम ऑफ देम आर गैसेस और लिक्विड्स अंडर द रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। उनमें से कई कई क्या होता है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रेशर में गैस में प्रेजेंट होता है, अगर हम उसको उसमें प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। मोलिकुलर सॉलिड ऐसे होता है, नॉर्मली रूम टेम्परेचर प्रेशर में वो लोग गैस में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका HCl हो गया, CO2 हो गया, H2 हो गया, SO2 हो गया। दीज आर प्रेजेंट इन द क्या होता है, इन द गैसियस स्टेट। आई तो एक सॉफ्ट सॉलिड होता है, ठीक है। उसको, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड में। नॉन पोलर सॉलिड, नॉन नॉन मोलिकुलर, सॉरी, नॉन पोलर नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड की अगर हम बात करें, उसमें एग्जांपल्स आपका क्या आ जाएगा, इसमें भी इंटरेक्शन होता है क्या, वीक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्टिव फोर्स डेवलप करता है। इसमें जो इंटरेक्शन शो होता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिव इंटरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड में जिस तरह का इंटरेक्शन डेवलप होता है उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्सिव इंटरेक्शन, ठीक है। एंड वहाँ पे आपका एग्जाम्पल आ जाएगा क्या, आर्गन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, ठीक है। दे आर फॉर्म बाय आइदर atoms or molecules, sorry guys, these are either formed by atoms and molecules, ठीक है। atoms मतलब आपका हो गया आर्गन, आर्गन मतलब हीलियम एटम हो गया, आर्गन एटम हो गया। और दे आर फॉर्म बाय नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। एटम सब एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के हिसाब, कोवैलेंट बॉन्ड के
थ्रू कनेक्टेड होते हैं एंड हेल्ड बाय वीक डिस्पर्सन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। ये भी एक तरह का पुअर इंटरैक्टिव फोर्सेस होता है, ठीक है। जैसे कि वो तो नॉन पोलर है, तो उनके बीच में क्या होता है कि टेम्पोररीली एक डाइपोल इंट्रोड्यूस होता है, तो उसी में इंटरेक्शन होता है जो कि बहुत वीक होता है। तो इसी उसी टाइप का इंटरेक्शन को हम बोलते हैं लंडन फोर्स और डिस्पर्सिव इंटरेक्शन, ठीक है। समझ में आया डिस्पर्सिव इंटरेक्शन क्या होता है? डिस्पर्सिव इंटरेक्शन होता है कि आपका टेम्पररी टाइम के लिए, मान लीजिए कि फॉर ए सेकेंड आपके पास एक डाइपोल क्रिएट होगा, एक दूसरे के साथ देखिए गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे, तो उनमें उनके बीच में ड्यू टू द कोलिजन या फिर ड्यू टू द वैन वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो एक दूसरे के पास आएंगे एंड उनके बीच में एक टेम्पररी टाइम के लिए एक डाइपोल क्रिएट होगा एंड उनके बीच में तब जो टेम्पररी डाइपोल क्रिएट होगा, तब जो इंटरेक्शन उनके बीच में प्रेजेंट होगा वो बहुत वीक होगा। उसी को हम बोलते हैं लंडन फोर्स एंड डिस्पर्सिव फोर्स, ठीक है, डिस्पर्सिव इंटरेक्शन, ठीक है। तो like polar molecular solids, they are also soft and non conductor of electricity। इसको आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, मैं यहाँ पे सर बोल दे रहा हूँ, नोट करते रहिए। मैं आपको नोट प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अगर आप नोट पाना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो like polar molecular solids, these non-polar molecular solids are also soft and non-conductor of electricity, but their melting point are lower than that of polar molecular solid। polar molecular solid में non polar molecular solid से थोड़ा ज़्यादा melting point होता है, लेकिन as compared to polar molecular solid, non polar molecular solids have लो मेल्टिंग पॉइंट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे वीक इंटरैक्टिव फोर्सेस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में, यहाँ पे पार्शियल चार्ज डेवलप करता है, तो उसी पार्शियल चार्ज के बेसिस पे उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो पार्शियल चार्ज डेवलप कर रहा है वो पार्शियली डेवलप कर रहा है ऑलरेडी चार्ज, लेकिन यहाँ पे पार्शियली डेवलप नहीं कर रहा है, सिर्फ टेम्पोररीली एक चार्ज डेवलप कर रहा है, टेम्पोररीली डाइपोल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इन पोलर मोलिकुलर सॉलिड में थोड़ा ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, ठीक है। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट इन ऑल्सो लिक्विड एंड गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, आर्गन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैंने आपको जो जो भी बताया इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड पोलर मोलिक्यूल का फिजिकल प्रॉपर्टीज, उस सबको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए रनिंग नोट बना के, ठीक है। अब हम चलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड, देखिए मैं जो भी बोल रहा हूँ पूरा क्लियरली बोल रहा हूँ, तो उसको आप नोट करते रहिए मेरे साथ साथ, ठीक है। मैं आपको स्लाइड में लिख के नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, तो उसको प्लीज लिख लीजिएगा, ठीक है। पोलर मोलिकुलर सॉलिड में प्रॉपर्टीज लिख लिया आप लोग। इसका पहले लिख लीजिए, ऐसा लिख लीजिए, हेडिंग कीजिए पोलर मोलिकुलर सॉलिड, एग्जाम्पल दीजिए। ऐसा इसमें होता है कि SO2 CO2 I2 H2, इनके बीच में एक पार्शियल चार्ज डेवलप करता है। उनका फिजिकल नेचर जो होता है वो सॉफ्ट होता है, थोड़ा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड दीज आर completely insulators, बट टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर दे कैन बी सेमी कंडक्टर, ठीक है। पर वैसे ही आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेम्पोररीली डाइपोल मोमेंट, ठीक है। एंड उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो डिस्पर्सिव इंटरेक्शन होता है, एंड उस इंटरेक्शन को हम बोलते हैं लंडन फोर्स। उनके बीच में उस इंटरेक्शन को हम बोलते हैं लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। एंड वो भी सॉफ्ट होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर लो होता है पोलर मोलिकुलर सॉलिड में, एंड उन लोगों का एग्जांपल है आर्गन एंड CCl4, एंड दीज आर आल्सो सॉफ्ट, ठीक है। ओके, सो अब हम चलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैसा होता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में ये आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो पक्का प्रेजेंट होगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड मतलब यहाँ पे एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और उसके साथ साथ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बॉन्डेड हुआ होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर
सॉलिड। तो यहाँ पे क्या होता है, इन सच सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, उनके बीच देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एंड उसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही कब होता है, जब हाइड्रोजन के साथ एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया या फिर क्लोरीन हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तब होता है जब उनके साथ क्या होता है, क्या प्रेजेंट होता है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होता है। तो एक देखिए आप लोगों के पास एक मोर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो गया और आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो वहां पे भी एक पोलर कैरेक्टर डेवलप करेगा, क्योंकि पार्शियल चार्ज कैरेक्टर यहाँ पे भी डेवलप होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के बीच में एक पार्शियल चार्ज यहाँ पे भी डेवलप होगा। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए हमने इसको और एक अलग क्लासिफिकेशन लिया, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि देयर इज प्रेजेंट सम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड फ्लोरीन और क्लोरीन और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो इसीलिए उनके बीच में जो इंटरैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उनके बीच में। ओके, सो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए, आपके पास एग्जाम्पल आएगा जैसे कि हो गया अमोनिया, या फिर हो गया अल्कोहल, या फिर आपके पास हो गया ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल, ठीक है, ग्लाइकॉल मतलब CH2OH, CH2OH, दो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा एक इथेन मॉलिक्यूल में, ठीक है। दो हाइड्रोजन रिमूव होके रिप्लेस होके दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके इंट्रोड्यूस होगा। वैसे आइस की अगर हम बात करें, दीज आर द सॉलिड्स व्हिच आर अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। एंड दीज आर volatile liquid and soft solids। अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लिए, these are volatile liquid or soft solids at room temperature and pressure, okay, and these are also non-conductor of electricity, and their melting and boiling point are higher than polar molecular solids, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है देन द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड लंडन फोर्सेस, ठीक है। पोलर पोलर इंटरेक्शन जो होता है वहाँ पे, जो पार्शियल कैरेक्टर जो डेवलप करता है, वहाँ पे एक पार्शियल चार्ज डेवलप करता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक पर्टिकुलर बॉन्डिंग आपका सो रहा है जो है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों के पास क्या होगा, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है एज कम्पेयर टू पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आपके पास अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए, उससे कम होगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, उससे कम होगा क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में, उसको हम बोलते हैं मेटालिक सॉलिड्स, ठीक है। तो मेटल में क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑब्वियसली प्रेजेंट होंगे मेटल्स। मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्डिंग को आप लोगों के पास एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो थ्योरीज होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल या फिर दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में क्या होता है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जो उनके बीच में जो ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एक पॉजिटिवली न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड उसके आसपास इलेक्ट्रॉन सी प्रेजेंट होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन सी के अंदर बहुत सारे कर्नेल्स प्रेजेंट होता है। कर्नेल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। कर्नेल्स क्या होता है, आपके पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। उन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद जो न्यूक्लियस आपके पास प्रेजेंट होगा उसी को हम बोलते हैं कर्नेल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गैस के ऊपर ये होता है, एक एग्जांपल है मेटालिक सॉलिड में। देखिए ये एक रॉफ मेटल
प्रेजेंट होगा, जैसे कि हम बोलते हैं रॉक प्रेजेंट है, मेटल रॉक प्रेजेंट है यहाँ पे। जब हम होम में जो हम यूज़ करते हैं मेटल्स को, वो पॉलिश्ड होके आता है ऑलरेडी। जो भी ऑर्नामेंट्स या फिर जो भी हम यूज़ करते हैं, वो सब पॉलिश्ड होके आता है। लेकिन मैंने आपके आपके लिए दिखाने के लिए एक मेटेलिक सॉलिड जो कि रॉ फ्री मेटल रॉक है प्रेजेंट है, ठीक है यहाँ पे। तो मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गैस और इलेक्ट्रॉन सी प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी में क्या बताया गया कि दिस इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एंड आर इवनली स्प्रेडेड आउट थ्रू आउट द क्रिस्टल एंड फ्लो थ्रू आउट द मेटल क्रिस्टल आज वाटर इन द सी। जैसे कि आपका सी में वाटर्स यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, यूनिफॉर्मली फ्लो करते रहते हैं, वैसे ही आप लोगों का मेटालिक सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड आउट होते हैं ऑन द uniformly spread out through whole the crystal and around the kernels, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा वो 0 होता है, एंड वो क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं ड्यू टू द मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, वो भी उसमें भी क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन लाइक मॉलिक्यूल्स इन द गैस। गैस मॉलिक्यूल्स जैसे फ्रीली मूव करते रहते हैं, वैसे ही मेटेलिक सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्रीली कहीं पे भी चाहे मूव कर सकते हैं, जैसे आज लाइक अस गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दे आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शंस लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है। And the mobile electrons are simultaneously attracted by the positive ions which is called as kernels, ठीक है। and those positive ions hold the negative charge around it to neutralize the whole crystal, okay, and the force that hold the metal ion together in the crystal is called metallic bonding, metallic force of attraction, ठीक है। आपके पास जो एक कर्नेल आएगा ना, यहाँ पे एक कर्नेल आएगा, वैसे ही ऐसे कर्नेल्स प्रेजेंट होंगे, एंड उसके आउटसाइड में ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक कर्नल्स प्रेजेंट है, ये एक सॉलिड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर in any direction and the positive kernels are hold them due to the metallic bonding or metallic interaction between them, ठीक है। ये होता है आपका मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर। मेटालिक बॉन्डिंग में जो मेटल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में ऐसा ही कुछ इंटरेक्शन होता है। तो अगर हम इसका मैंने आपको दो थ्योरीज रफली बता दिए, मेटल इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल एंड इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इसको याद रखिएगा, ये बहुत काम में आएगा आप लोगों के लिए। देखिए मैं आज जो समझा रहा हूँ आपको, ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, जितना आप ध्यान से सुनेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं बहुत डीप से जा रहा हूँ। मैं कोई भी कॉन्सेप्ट को आपको नहीं छोड़ा, मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को आपके लिए लेके आई हूँ आज, ठीक है। तो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक सॉलिड, तो उनके बीच में पहला तो आता है हाई, थोड़ा इंक भी चेंज कर लेते हैं, 1 सेकेंड गाइस। उनके बीच में क्या होता है, पहला प्रॉपर्टीज हो गया आपका मेटालिक सॉलिड में हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटेलिक का प्रॉपर्टीज आपको पता होगा, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं उनके बीच में जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो फ्लो करने लगते हैं थ्रू द नेटवर्क ऑफ, मतलब एक यूनिफॉर्मली मूव करते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी चले गए, ऐसा नहीं होता, यूनिफॉर्मली वो मूव करने लगते हैं ताकि एक बैलेंस्ड बने रहता है उनके बीच में, तब यूनिफॉर्मली उनके बीच में करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो वैसे ही हीट भी सप्लाई होता है, मतलब वो थर्मल एनर्जी भी साइमल्टेनियसली होता है उनके बीच में। वैसे ही अगर हम बात करें, वो उनके बीच में मेटलिक लॉस्चर्स प्रेजेंट होता है, कोई कोई मेटल्स में कलर प्रेजेंट होता है ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब मेटल में लाइट रिफ्लेक्ट होता है तब मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उनके एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जब वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तब वो एनर्जी को रेडिएट करते हैं। जब मेटेलिक सरफेस में मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जब उनके ऊपर लाइट गिरता है तो वो हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में चले जाता है। तब वो जो हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में क्या होता है, वो स्टेबल नहीं होते, तो जब वो उनका ग्राउंड स्टेट में आते हैं, वो जो एनर्जी को ऑब्जर्व किए हुए थे उनको वो रेडिएट करते हैं, तो वो रेडिएट एनर्जी और वो जो एमिशन एनर्जी, एमिशन लाइट जिस
जिस रेंज में आता है आप लोगों का उसी का कलर शो करता है, ठीक है। ये आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में और भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उनके बीच में मेटालिक लॉस्चर होता है। वो आर हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल मतलब वो ओआर में कन्वर्ट हो सकते हैं, एंड अगर क्यों ऐसा होता है, क्यों, ड्यू टू द नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। मेटालिक बॉन्डिंग में कोई डायरेक्शन नहीं होता, मेटालिक बॉन्डिंग इज नॉन डायरेक्शनल। इसको ही आप अच्छे से याद रखिएगा कि मेटालिक बॉन्डिंग, स्पेलिंग मिस्टेक को थोड़ा नजरअंदाज करिए। मेटालिक बॉन्डिंग आर नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। ओके। सो ओके, जो जब हम मेटल को बीट करते हैं, ऑन बीटिंग द मेटल सरफेस, ओके, ऑन बीटिंग द मेटल सरफेस, one layer of the metal side, one metal over the slide। मान लीजिए कि ये एक मेटल प्रेजेंट है यहाँ पे। 1 सेकेंड, थोड़ा इंक चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक मेटल है, स्लाइड में, स्लाइड ऐसे प्रेजेंट होता है, मेटल मेटल से स्लाइड बाय स्लाइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, उनमें से बीट करते हैं मेटल को, एक मेटल स्लाइड, एक मेटल सरफेस स्लाइड ओवर वन अनदर, मतलब ये स्लाइड यहाँ पे आ जाता है, ये स्लाइड वहां पे आके चला जाता है, तो वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं, मतलब ये ऐसे लेयर हो गया ना। तो मेटल लेयर, जब हम मेटल को बीट करते हैं, जब ऑन बीटिंग द मेटल सरफेस, द मेटल metals are metal layers are slide upon one another। तो इससे क्या होता है, आपका क्रिस्टल लैटिस जो होता है, क्रिस्टल में एक जो डेफिनेट ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, वो डिसऑर्डर, उनके बीच में डिसऑर्डरनेस आ जाता है। ओके, सो इसीलिए वो उनको हम कोई भी ओआर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स आर मोल्डेड ना, मेटल को हम चाहे कोई भी शेप चाहे दे सकते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनके बीच में मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब हम मेटल सरफेस को बीट करते हैं, उनके बीच में जो मेटालिक लेयर होता है, मेटालिक लेयर स्लाइड ओपन ईच अदर, तो उससे क्या होता है कि वो एक या फिर वन अनदर शेप में उसको हम बदल सकते हैं ड्यू टू द दिस कैरेक्टर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि कोवैलेंट और नेटवर्क नेटवर्क सॉलिड क्या होते हैं। कोवैलेंट सॉलिड को हम और एक दूसरे नाम में बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। इन कोवैलेंट सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन, में देखिए ये सबका नोट में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। आज आपको मिल जाएगा, आज या कल आपको मिल जाएगा पक्का, टेलीग्राम में या फिर हो गया आपका व्हाट्सएप ग्रुप में, आपका ये सब का नोट मिल जाएगा। तो इन कोवैलेंट सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा। इन कोवैलेंट सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल एटम। मेटालिक सॉलिड में आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है मेटल्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वैसे ही आपका कोवैलेंट सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं नॉन मेटल एटम्स लिंक्ड टुगेदर टू द एडजेसेंट एटम थ्रू कोवैलेंट बॉन्डिंग। इनमें कोवैलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक नेटवर्क स्ट्रक्चर में होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये कार्बन डायमंड का सॉलिड क्रिस्टल है, ठीक है। डायमंड का क्रिस्टल में डायमंड कार्बन जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो कार्बन का वैलेंसी सेल में कितना प्रेजेंट होता है, 4। कार्बन कोवैलेंट बॉन्डिंग शो करता है, तो वो टेट्राहेड्रली 4 एक दूसरे के साथ, एक कार्बन एटम साइमल्टेनियसली 4 कार्बन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग में प्रेजेंट होता है। उनके बीच में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ये आप बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन या फिर आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब उसका शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप में प्रेजेंट होता है। तो उसी टेट्राहेड्रल में वो एक दूसरे के साथ नेटवर्क स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये होता है, वैसे ही सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर आपका सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, SiC हो गया। सिलिकॉन कार्बाइड का फॉर्मूला होता है SiC, ठीक है। कार्बन ग्राफाइट हो गया, वो एक दूसरे के साथ लेयर में प्रेजेंट होता है, उनके बीच में एक नेटवर्क सा स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, एक
यहाँ पे फिर से 2, फिर से 3, फिर से 4, फिर से 5, ऐसे ऐसे करके नेटवर्क स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होता है कोवैलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उनका प्रॉपर्टीज क्या होता है, वो दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, ओके। कोवैलेंट बॉन्डिंग आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर। देखिए आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो हो रहा है, मतलब जब आप बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में कोवैलेंट बॉन्डिंग पढ़ाया जाएगा, क्यों यहाँ पे डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज शो होता है। तो यहाँ पे ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर, सो दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, ओके। उनके बीच में हाई इंटरेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जो कि कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है उनके बीच में। कोवैलेंट बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर होता है एक दूसरे मॉलिक्यूल के, एक दूसरे एटम के बीच में, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स वहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड मेल्टिंग जो होता है उसको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है। एक्सेप्शन होता है यहाँ पे ग्राफाइट, ठीक है। तो क्यों एक्सेप्शन होता है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अब हम चलते हैं आयोनिक सॉलिड क्या होता है। आयोनिक सॉलिड में आयन्स आर प्रेजेंट एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, लेकिन मोलिकुलर सॉलिड में वीक इंटरैक्टिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो आयोनिक सॉलिड की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन्स, दे हैव हाई आयोनिक सॉलिड में ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हाई मेल्टिंग पॉइंट शो होता है। दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, जैसे कि आपका NaCl in their solid state they are insulators, but in their solution they are conducting, okay। So जब हम आयनिक सॉलिड का सॉल्यूशन लेते हैं वो कंडक्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में वो कंडक्ट नहीं करते, ओके। सो दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल नॉन पोलर सॉल्वेंट, ओके। सो ये था आप लोगों के लिए ये छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। आयनिक सॉलिड में जैसे कि अगर हम बात करें ग्रुप 1 मेटल में पॉजिटिव चार्ज कैसा प्रेजेंट होगा, +1 प्रेजेंट होगा, लेकिन ग्रुप 2 मेटल में +2 चार्ज प्रेजेंट होगा, एंड एक दूसरे के साथ वो 2 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक मेटल आटम 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड हुए होंगे। तो देखिए आप लोगों के लिए मैं ये सारे पिक्चर्स दिखाया जैसे कि आप लोगों को समझ में आए थोड़ा थोड़ा। तो ये आपका आयोनिक सॉलिड में ऐसा प्रेजेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एंड मॉलिकुलर सॉलिड में ऐसे प्रेजेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। अगर आप ये हो गया आपका मेटालिक सॉलिड्स, ठीक है। एंड दीज आर द नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है। ये आपको मैं PDF में डालकर आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, कल शेयर कर दूंगी आप लोगों को। तो प्लीज़ कनेक्टेड रहिए हमारे साथ फॉर रिसीविंग सच क्वालिटीज़ ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो इतना डिटेल में मैंने आपको समझा दिया अभी। तो इस सब प्रॉपर्टीज़ या फिर ये सब कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए डेली हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन विथ अस। होप कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे मन लगाकर, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। आप लोगों का IIT JAM का जो सपना है IIT जाने के लिए, वो सपना पूरा हो। अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको सपना जरूर पूरा होगा, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, बस हो जाएगा सब कुछ, जो होना होगा हो जाएगा। सिर्फ आप पढ़िए, पढ़ने में फोकस कीजिए, ठीक है। सिर्फ आपका एक ही काम है, वो ही पढ़ना, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।